आज का हमारा क्लास है खिलजी रेवोल्यूशन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बालबान की जो थ्योरी ऑफ किंगशिप है उसके बारे में। और ये जो स्लेव डायनेस्टी जो थी, इट वाज द फर्स्ट डायनेस्टी इन दिल्ली सल्तनत व्हिच कम्स टू एन एंड इन द ईयर 1290, राइट। तो लास्ट रूलर जो थे स्लेव डायनेस्टी की, वो थे कायक्यूबाद। और कायक्यूबाद को डिफीट करके जलालुद्दीन खिलजी जो होते हैं वो पावर ग्रैब कर लेते हैं और खिलजी डायनेस्टी की स्टार्ट होती है फ्रॉम 1290। ठीक है ना। तो अब ये होता है कि 1290 में जब खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट होता है, जलालुद्दीन खिलजी हु वाज द फर्स्ट रूलर इन खिलजी डायनेस्टी कुड नॉट रूल फॉर वेरी लॉन्ग। और 1296 में अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी से पावर ग्रैब कर लेता है और 20 साल का एक ग्लोरियस पीरियड शुरू होता है व्हिच कम टू बी नोन एज खिलजी रिवॉल्यूशन। अब देखिए, बहुत सारे हिस्टोरियंस इस पीरियड को खिलजी रिवॉल्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत ही ड्रास्टिक चेंज इस टाइम पीरियड में आया था। ठीक है ना। जैसे कि देखिए, ये जो रेवोल्यूशन होता है, द टर्म रेवोल्यूशन, व्हाट डज इट रेफर? इट रेफर्स टू अ ड्रास्टिक चेंज ओवर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है ना। अब देखिए, रेवोल्यूशन बहुत सारे सेक्टर में हो सकता है। जैसे कि ज्यादातर ज्यादातर रेवोल्यूशन पॉलिटिकल सेक्टर में होता है। जब क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम होता है या एग्जिस्टिंग जो एस्टेब्लिशमेंट होता है उसके खिलाफ एक अपराइजिंग होता है और चेंज आते हैं। फॉर एग्जाम्पल रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइट, ये सारे, चाइनीज रेवोल्यूशन, ये सारे पॉलिटिकल रेवोल्यूशन है। लेकिन रेवोल्यूशन दूसरे सेक्टर में भी हो सकता है, जैसे कि इकोनॉमिक सेक्टर में भी हो सकता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, दैट इज एन इकोनॉमिक रेवोल्यूशन। अब ज्यादातर जो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन होता है, ज्यादातर केसेस में इट इन्वॉल्व्स ब्लड शेड, इट इन्वॉल्व वायलेंस। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा वायलेंस ही हो। जैसे कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688 इन इंग्लैंड, जहां पे रेवोल्यूशन तो आया था, मतलब कि एक ड्रास्टिक चेंज आया था, बट इट वाज नॉट वायलेंट। लेकिन वो भी एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन ही था। तो ज्यादातर केस में अगर होता भी है तो इट इज नॉट नेसेसरी। तो रेवोल्यूशन जनरली मीन्स द ड्रास्टिक चेंज ओवर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव अ ब्लड शेड फॉर द पर्पज ऑफ रेवोल्यूशन। अब देखिए, खिलजी, बहुत सारे हिस्टोरियंस का यह मानना है कि खिलजी के टाइम पे, क्योंकि देखिए अलाउद्दीन खिलजी वॉज द मेन रूलर इन खिलजी डायनेस्टी, जिनका रूलिंग पीरियड चला था 1296 से लेकर के 1316 तक, राइट। और 1320 में आकर के Khilji dynasty comes to an end and Tughlaq dynasty starts when Ghiyasuddin Tughlaq takes power and the Tughlaq dynasty is established. So for a maximum period of time of Khilji dynasty, Alauddin Khilji was the ruler and he introduced many such reforms or he had such a contribution that it is considered by many historians as a revolution. Now what are the arguments given by the historians in favor of this revolution? देखिए किस तरीके की चेंजेस आया था, जो ड्रास्टिक चेंज की बात की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पॉइंट इज नो सेंस ऑफ रेशियल सुपीरियोरिटी। देखिए, ये जो स्लेव डायनेस्टी थी, स्लेव डायनेस्टी के जो लास्ट ग्रेट रूलर थे व्हिच वाज बालबन, राइट। और बालबन की जो थ्योरी ऑफ किंगशिप थी, उनमें से एक पॉइंट ये था कि टर्किश रेशियल सुपीरियोरिटी। तो बालबन ने जो जितने टर्किश नोबिलिटीज थे, दे वर अपॉइंटेड क्लोज टू दिल्ली एंड इन द इम्पोर्टेंट पोस्ट। लेकिन कोई भी लोअर बर्थ जिसको माना जाता था, फॉर एग्जाम्पल खिलजीज हु वर ऑफ अफगान ओरिजिन, खिलजीज तो अफगान ओरिजिन के थे, तो खिलजीज को दे वर अपॉइंटेड अवे फ्रॉम दिल्ली एंड दे वर ऑल्सो गिवन लोअर पोस्ट, नॉट हाई पोस्ट। ठीक है। तो बालबन की ये जो टर्किश रेशियल सुपीरियोरिटी थी, इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया अंडर खिलजीज एंड द खिलजीज, क्योंकि खिलजीज लोग अफगान थे। तो अफगान में एक जो थ्योरी ऑफ किंगशिप अप्लाई होता है which is based upon basically equality, based upon equality, but it was not entirely Afghan, it was not entirely Afghan minded, क्योंकि खिलजीज ने, अलाउद्दीन खिलजी ने हाई इंटेंसिटी ऑफ डेस्पोटिज्म भी अप्लाई किया था, विच इज जनरली मिसिंग इन अफगान थ्योरी ऑफ किंगशिप। लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे देखा जाता है हाई इंटेंसिटी ऑफ डेस्पोटिज्म। ठीक है। लेकिन एक इक्वालिटी की एक भावनाओं को एस्टेब्लिश किया गया था, जहां पे कोई भी रेशियल सुपीरियोरिटी नहीं थी और मेरिट के बेसिस पे अपॉइंटमेंट होता था। मतलब कि किसी नॉन टर्किश या नॉन हाई ओरिजिन जिसको माना जाता है, उसको भी हाई पोस्ट में अपॉइंट
किए जाने की चांसेस थी, राइट। दूसरी जो पॉइंट थी, बाल्बन ने अप्लाई किया था डिवाइन राइट थ्योरी, जहां पे ये कहा गया था कि गॉड हैज गिवन द राइट टू रूल ओनली वेरी फ्यू पीपल, राइट, एंड ओनली दोज पीपल हैज गॉट द राइट टू रूल, ठीक है ना। दैट इज कंसिडर्ड टू बी द डिवाइन राइट थ्योरी। बट दिस डिवाइन राइट थ्योरी वाज आल्सो गिवन अप बाय द खिलजीज। खिलजीज का ये मानना था कि भगवान ने, गॉड ने किसी पे कोई राइट नहीं दिया है, एवरीबडी whoever is able to take power has the right to rule, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर रेस पे या किसी पर्टिकुलर पर्सन पे ये राइट या प्रिविलेजेस नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है द एबलेस्ट पर्सन विल रूल, राइट। और इसी दौरान खिलजीज का कहना था कि बिकॉज एट दैट टाइम द खिलजीज वर द एबलेस्ट पीपल, दैट इज वाई दे हैव गॉट द राइट टू रूल, ठीक है ना। तो दिस वॉज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। द थर्ड पॉइंट इज दैट सेपरेशन ऑफ रिलीजियन एंड पॉलिटिक्स। देखिए, खिलजीज के टाइम पे, खासकर अलाउद्दीन खिलजीज के टाइम पे, जो मौलवीज थे, जो इस्लामिक उलेमास थे, दे वर टोटली सप्रेस्ड। इनफैक्ट कोई भी सुल्तान के ऑर्डर में रिलीजियस डायमेंशन नहीं होता था। इनफैक्ट और जो इस्लामिक उलेमास थे, दे वर टोटली सप्रेस्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन यहाँ पे जो सेपरेशन ऑफ रिलीजियन एंड पॉलिटिक्स है, इसको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए सेक्युलरिज्म के साथ, ठीक है ना। सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन भी यही होता है, सेपरेशन ऑफ रिलीजियन एंड पॉलिटिक्स। बट अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे इट इज नॉट बेस्ड अपॉन सेक्युलरिज्म, इनफैक्ट इट वाज बेस्ड अपॉन हिज डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म में क्या होता है, सिर्फ जो रूलर होगा उसी का राइट होगा सब कुछ, कोई भी ऑर्डर पास करने में, और बाकी किसी का कोई राइट नहीं होगा, नॉट इवन द इस्लामिक उलेमास, ठीक है ना। तो ये उनकी डेस्पोटिक मेंटेलिटी थी, जिसके वजह से उन्होंने सेपरेशन ऑफ रिलीजियन पॉलिटिक्स किया था, नॉट बिकॉज ऑफ इट सेक्युलर माइंड पर्सन, सेक्युलर मेंटेलिटी, राइट। तो ये समझना यहाँ पे जरूरी है, ठीक है ना। और चौथी चीज है उन द रिफॉर्म्स एंड इंपीरियलिज्म इंट्रोड्यूस्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की जो इंपीरियलिज्म थी, दिस इज हाईली नोन। इनफैक्ट ही यूज्ड टू कंसिडर हिमसेल्फ द सेकंड अलेक्जेंडर इन इंडिया, ठीक है ना। और उन्होंने पूरे वर्ल्ड को कैप्चर करने का भी एक बार मतलब कि प्लान बनाया था, लेकिन जो रियलिटी थी उसको देखते हुए उन्होंने अपने जो प्लान थी उसको गिव अप किया था। लेकिन उनका जो रिफॉर्म था, स्पेशली 4 रिफॉर्म, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, मिलिट्री रिफॉर्म, रेवेन्यू रिफॉर्म एंड मार्केट रिफॉर्म, ये जो 4 टाइप के रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, दैट रिमेंड हाईली सक्सेसफुल। और ये देखा जाता है कि खिलजीज के टाइम पीरियड में काफी अर्बन रेवोल्यूशन भी आता है और इंडिया के जो इकोनॉमी है वो काफी ग्रो भी करता है, ठीक है ना। और उन्होंने अपने जो इंपीरियलिज्म में बहुत सारे, पूरे ऑलमोस्ट एंटायर नॉर्थ इंडिया वाज ब्रॉट अंडर हिज कंट्रोल, राइट। उन्होंने बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन भी की, जैसे कि गुजरात कैप्चर किया 1299 में, रणथंबोर को कैप्चर किया 1301 में, राइट। मालवा को कैप्चर किया 1303 में, मेवाड़ कैप्चर किया 1305 में, राइट। जलोर कैप्चर किया 1308 में, राइट। इस टाइप से बहुत सारे रूलिंग, बहुत सारे टेरिटरीज को भी उन्होंने कैप्चर किया था। और उन्होंने डेक्कन के तरफ भी मिलिट्री कैंपेन शुरू किया था। और उनका जो अप्रोच था जो डेक्कन के प्रति, दैट वाज बेस्ड अपॉन इनडायरेक्ट रूल, बिकॉज ही न्यू द रियलिटी। और उनको पता था कि डेक्कन को डायरेक्टली रूल करना दिल्ली में बैठ के इतना पॉसिबल नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। तो हिज अप्रोच टुवर्ड्स डेक्कन वाज इनडायरेक्ट रूल, बट यस ही स्टार्टेड हिज मिलिट्री कैंपेन टुवर्ड्स डेक्कन, जो बाद में चल के मोहम्मद बिन तुगलक ने डेक्कन के काफी पोर्शन अपने कैप्चर में लेके आए थे। लेकिन उनका एक फेलियर भी था, जो हम मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ये जो अलाउद्दीन खिलजी के जो रिफॉर्म उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, उनके जो ये जो बेसिस था, उनका जो फाउंडेशन था, वो इस चार्ट से समझ में आ सकता है, आ जा सकता है, राइट। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का मेन जो 2 इशू था, दैट वाज इंपीरियलिज्म एंड डेस्पोटिज्म। तो ये जो इंपीरियलिज्म था, इट वाज बेसिकली, इंपीरियलिज्म मीन्स कैप्चर ऑफ डिफरेंट टेरिटरी एक्सटर्नल, डिफरेंट टेरिटरी टू एक्सपैंड द एम्पायर, ठीक है ना। तो दिस वाज एन एक्सटर्नल पॉलिसी to capture the external states, whereas despotism was internal policy. It was an internal policy. So despotism मतलब total, he wanted to establish total control over his empire, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो imperialism थी, इसको सक्सेसफुल करने के लिए he needed
अ स्ट्रॉन्ग एंड लार्ज आर्मी, राइट। और डेस्पोटिज्म को सक्सेसफुल करने के लिए ही नीडेड टू सप्रेस ऑल द रिवोल्ट, क्योंकि देखिए अगर वो पूरी तरह से अपने एम्पायर में पूरी तरह से अपने रूल को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, पूरी तरह से अपने कंट्रोल को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो ही कुड नॉट अलाउ एनी डिसेंट और एनी डिसएग्रीमेंट। और ये डिसेंट और डिसएग्रीमेंट से ही जन्म होता है रिवोल्ट और रेबेलियन की। तो फॉर दिस टू पर्पस उनको एक स्ट्रॉन्ग आर्मी की जरूरत थी, और उनको रिवोल्ट को भी, इन देश में जो इंटरनल जो रिवोल्ट हो रहा था और ये जो रिवोल्ट हो रहा था इसको सप्रेस करना भी जरूरी था। अब देखिए रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए उन्होंने दो तरीका अपनाया। एक तो उन्होंने स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाया, उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाया। देखिए ये चीज ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आर्मी के साथ कॉमन था, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग आर्मी के लिए बनाने के लिए ही ब्रॉट मिलिट्री रिफॉर्म, दिस वाज हिज फर्स्ट थिंग, ठीक है ना। और दूसरी चीज थी रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी लाना जरूरी था, राइट। तो दैट वाज हिज सेकंड पॉइंट, सेकंड सक्सेस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। अब देखिए सेपरेट वीडियो बनेगा हर एक रिफॉर्म के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी के, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर जितने क्वेश्चंस आते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन जनरली किसी न किसी रिफॉर्म को रिलेट करके आते हैं, ठीक है ना। और उनके जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया में, विथ रिगार्ड टू द कंट्रीब्यूशन, उनकी ये जो रिफॉर्म्स थी यही रिफॉर्म्स ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे दो चीज हो गया, स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाने के लिए मिलिट्री रिफॉर्म और रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। अब मिलिट्री रिफॉर्म और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म बाय अलोन कुड नॉट हैव अचीव सक्सेस, क्योंकि मिलिट्री रिफॉर्म तब भी सक्सेसफुल हो पाएगा जब वो रेवेन्यू रिफॉर्म लेके आएंगे। क्योंकि देखिए स्ट्रॉन्ग एंड लार्ज आर्मी बनाने के लिए आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू चाहिए, ये चाहिए ही चाहिए, बिकॉज विदाउट रेवेन्यू यू कैन नॉट गिव सैलरी टू योर लार्ज आर्मी, राइट। तो फॉर द पर्पस ऑफ मिलिट्री रिफॉर्म आपकी रेवेन्यू रिफॉर्म जरूरी था, which became his third point, this revenue reform। और रेवेन्यू रिफॉर्म लाने के लिए उनको जो जरूरी था दैट वाज मार्केट रिफॉर्म, दैट बिकेम हिज फोर्थ कंट्रीब्यूशन, मार्केट रिफॉर्म, ठीक है ना। तो ये जो रेवेन्यू रिफॉर्म इट वाज बेसिकली बेस्ड अपॉन एग्रीकल्चरल पॉलिसी, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, एग्रीकल्चरल रेवेन्यू रिफॉर्म, क्योंकि उस टाइम पे ज्यादातर रेवेन्यू आता था एग्रीकल्चर से, तो दैट वाज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर रिफॉर्म। एंड मार्केट रिफॉर्म was always related to trade and commerce। और ये दो जो रिफॉर्म था they were all linked with each other, कोई भी एक दूसरे से सेपरेट नहीं था, they were all linked with each other। कोई भी एक रिफॉर्म दूसरे रिफॉर्म के बिना सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, राइट, ठीक है। तो ये थी बेसिकली दिस इज द इंटरलिंक, दिस वाज द चार्ट व्हिच एक्सप्लेन्स द पॉलिसीज ऑफ अलाउद्दीन खिलजी और बेसिकली द खिलजीज, राइट। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो भी कहा जा सकता है, जैसे कि ही वॉज नोन एज वेरी क्रूएल रूलर, लेकिन उनके अगर कंट्रीब्यूशन की बात किया जाए, उनके अगर रिफॉर्म की बात किया जाए तो दैट रिफॉर्म्स वर वेरी सक्सेसफुल। एंड ये कहा जाता है कि उनके एक हिज ग्रेट फॉलोअर वॉज मालिक काफूर, who he had sent in Deccan to capture his territory। लेकिन बाद में यही कहा जाता है कि it was Malik Kafur who was responsible for his death। The thing is, जो हिस्टोरियंस मानते हैं वो ये है कि मालिक काफूर ने ही कॉन्स्पिरेसी करके अलाउद्दीन खिलजी की मौत के लिए जिम्मेदार थे, ठीक है ना। तो दिस was all about the Khilji revolution। In the next classes we are going to discuss in detail about this individual reforms introduced by Alauddin Khilji। That is all for today. Thank you.